क्या डिफरेंस है इंडियन स्टडी कल्चर और फॉरेन स्टडी कल्चर में? जो हमारे यहाँ माता पिता की भूमिका होती है किसी बच्चे को शिक्षित करने में, उस तरह की भूमिका विदेशों में मैंने नहीं देखी। वो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं क्योंकि वो एक सामाजिक दायित्व है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं इंडिया में? शहर के विद्यार्थी को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सुविधाएं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को नहीं मिलती। बहुत सारे दुर्गम क्षेत्रों में आज भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। गाँव में आज भी पावर कट होता है। इस युग में जितना जरूरत आटे की है उतनी डाटे की है। एक समय था जब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे स्कूल होते थे और प्राइवेट स्कूलों को लोग अवॉइड करते थे। अब क्या हो गया है, आप किसी गरीब आदमी से भी बात करेंगे, वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि वो छवि बदल गई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों में शोध करने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। 50 साल जल्द ही वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के पूरे करने वाले हैं। क्या रही उनकी जर्नी, कैसे देखते हैं वो समाज को, उनकी छत्र छाया में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार अग्रवाल जी, जो कि 50 साल जल्द ही पूरे करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। फॉर्मर फाउंडर वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और इसी के साथ तमाम यूनिवर्सिटियों में वो सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और बताइए सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच सर, हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आ गए और हमें समय दे दिया। आपका कीमती समय है बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से आपकी जर्नी रही है, मैं तो मतलब जितना भी पढ़ पा रहा था वो कम था। आप अपने आप में ऐसी शख्सियत है। नहीं नहीं, तो सर, जैसे कि जर्नी आपकी मैं जैसे पढ़ रहा था वो बड़ी इंस्पायरिंग रही है। तो आपसे मैं सबसे पहला सवाल यही करूँगा कि आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी और किस किस तरीके से आपकी जर्नी और लाइफ पाथ चला है आपका, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपने आप को उच्च शिक्षा के लिए समर्पित किया क्योंकि लगभग 48 साल से मैं कार्यरत रहा उच्च शिक्षा में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने शिक्षा अपनी एमफिल की थी। उससे पहले मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में एमए गोल्ड मेडल लिया सोशियोलॉजी में। उसके बाद समाजशास्त्र में। फिर मेरी शिक्षा जगत की यात्रा शुरू हुई। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी रहा और उसके बाद मुझे वर्तमान सरकार ने 2016 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक नया विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया बिहार में, मोतिहारी में, जो कि जहाँ से महात्मा गांधी ने वो आंदोलन शुरू किया था, नील आंदोलन। तो 3 फरवरी 2016 को मुझे वहाँ पर प्रथम कुलपति बनने का सौभाग्य मिला और मैंने उस विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया और उसके बाद निरंतर मैं उच्च शिक्षा में काम करता रहा हूँ। वर्तमान में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में, एक बहुत ही अच्छी शिक्षण संस्था है उच्च शिक्षा की और जो टेक्नोलॉजी में अभिनव प्रयोग कर रही है, उच्च शिक्षा में बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उनके साथ मैं 2017 से सलाहकार के रूप में जुड़ा रहा हूँ, अवैतनिक सलाहकार, और अभी वर्तमान में मैं उनका चीफ एडवाइज़र हूँ उनकी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। और वहाँ पर जो भी संभव योगदान होता है मैं अपने शोध और परामर्श से देने की कोशिश करता हूँ। तो सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपने जैसे बताया कि तमाम जगहों पे आपने इतनी सारी जगहों पे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं और तमाम बड़े पदों पर आप कार्यरत रहे हैं और हैं भी अभी। मैं आपकी लाइफ के स्टार्टिंग फेज़ को जानना चाहता हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई पढ़ाई और जन्म, उस टाइम की चीज़ों को ज़रा बताइए। मेरे पिता रेलवे में इंजीनियर थे, तो उनके जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर ट्रांसफ़र होते थे शुरुआती दौर में। तो मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत छोटा कस्बा है राजस्थान में, श्री माधोपुर, वहाँ मैंने आंखें खोली एक तरीके से।
स्कूली शिक्षा वहाँ पर प्रारंभ हुई। छठी क्लास में मैंने ABCD सीखी थी और राजस्थान शिक्षा बोर्ड से मैंने 10वीं डूंगरपुर में एक महारावल मल्टीपर्पज़ स्कूल है, वहाँ से 10वीं की। मैं फर्स्ट आया था वहाँ पूरे ज़िले में। उसके बाद महाराजास कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1974 में। फिर मेरा रुचि समाजशास्त्र और सोशल साइंसेज में ज़्यादा थी, तो साइंस छोड़ के, और उस समय थोड़ा सा ये भी था कि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। समाजशास्त्र ले लिया मैंने और राजस्थान विश्वविद्यालय से MA सोशियोलॉजी में मैंने गोल्ड मेडल लिया। और उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चला गया, जहाँ मुझे UGC की JRF भी मिली और वहाँ पर बहुत अच्छे शिक्षक मिले और उनसे प्रेरित होकर मैंने वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का इरादा छोड़ दिया और उच्च शिक्षा ही मैंने अपना उद्देश्य बना लिया, पठन पाठन और अध्यापन। और मेरी पहली नौकरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, और उसके बाद फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 1979 में असिस्टेंट प्रोफेसर बना और वहाँ कार्यरत रहा। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली तो उस पे मैं जर्मनी चला गया, जहाँ मैंने अपना डॉक्टरल रिसर्च किया। उसके बाद फिर वापस आया तो 2010 में मुझे आमंत्रित किया गया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा था धर्मशाला में, तो नया विश्वविद्यालय था, तो वहाँ जा कर के मैंने OSD एकेडमिक तौर पे कार्यभार संभाला और पूरे विश्वविद्यालय के सृजन में अपना योगदान दिया। और 2016 में फिर मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी चला गया, बिल्कुल, प्रथम कुलपति के तौर पे, और एक नया विश्वविद्यालय शुरू किया। और रिटायर होने के बाद मैं जयपुर में हूँ और तब UOT यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2017 में स्थापित हुई और तभी से मैं अनौपचारिक अवैतनिक परामर्शदाता के रूप में इनसे जुड़ा रहा, क्योंकि मुझे इस विश्वविद्यालय की दिशा, उद्देश्य, विज़न, मिशन बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल। और जिस तरह से ये कार्यरत है, तो मैं तब से इनका सहयोग कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी जर्नी के बारे में जान रहा था, आपके बारे में जान रहा था, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि जैसे कि आपने भी ज़िक्र किया जर्मनी का, वहाँ पे कुछ रेडियो वगैरह पे भी आपने कुछ किया था, वो उसके बारे में ज़रा बताइए। दरअसल में वहाँ पर जर्मन भाषा सीखी मैंने। मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। और उसके बाद वो जर्मन, उस समय वॉइस ऑफ जर्मनी, डॉयचे वेले जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया, क्योंकि उनको एक उद्घोषक और समाचार वाचक और एक प्रस्तोता की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऐसा करेंगे? मैंने कहा मैं तो शोध छात्र हूँ जर्मनी में और ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर था और कल्चरल एक्सचेंज फेलोशिप पे गया था। तो उन्होंने, चूँकि वॉइस ऑफ जर्मनी जैसे भारतीय ऑल इंडिया रेडियो है, वो सरकारी संस्था है, और तो उन्होंने मेरे लिए विशेष अनुमति लेके उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर मुझे ट्रेन भी किया और मैंने वीकेंड्स पे मैं उसमें जा कर के भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो उनका प्रसारण होता था हिंदी का, उसके लिए मैं बोलता था। और उसके लिए वो मुझे करीब 1.5-2 साल तक मैं उनके साथ काम करता रहा और शोध भी करता रहा। तो आपने जर्मनी में भी सेवाएं दी हैं, इंडिया में भी आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेवाएं दे रहे हैं। करीब 20-25 विश्वविद्यालयों में मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ, जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी है। और अब तो जाना कम कर दिया मैंने विदेश, क्योंकि थोड़ा सा उम्र की वजह से, और मैं चूँकि पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, तो थोड़ी दिक्कत होती है खाने को लेके थोड़ा सा मसला है, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन लगभग 40 विद्यार्थियों ने मेरे सुपरविजन में PhD की है और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे IIT गुवाहाटी और MNIT जयपुर में मुझे वहाँ के
लिए नियुक्त किया था उनके नॉमिनी के तौर पे। और गवर्नर ऑफ राजस्थान ने मुझे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रबंधन के अंदर अपना नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया, और चांसलर नॉमिनी मैं नलसार हैदराबाद में 2023 तक रहा। तो जैसे कि आपने विदेशों में भी सेवाएं दी हैं, शोध किया है इंडिया में, भारत की में जो पढ़ाई होती है, जिस तरह से जिस पैटर्न पे पढ़ाई होती है, वैसे विदेश में क्या डिफरेंस है इंडियन स्टडी कल्चर और फॉरेन स्टडी कल्चर में? मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। पहला है जो भारतीय संस्कृति में शिक्षा का महत्व, और जो हमारे उसका हिस्सा प्रथम भाग में मैं उसमें वो भी लूँगा कि माता पिता की भूमिका, जो जो हमारे यहाँ माता पिता की भूमिका होती है किसी बच्चे को शिक्षित करने में, उस तरह की भूमिका विदेशों में मैंने नहीं देखी है। वो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं क्योंकि वो एक दायित्व है और एक सामाजिक दायित्व है, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा में न केवल शिक्षा की तरफ प्रेरित करते हैं, बल्कि कभी कभी और प्रायः उनको उन पे दबाव भी डालते हैं कि आपको आईआईटी में जाना है या मेडिकल में जाना है या आपको आईएएस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और कतिपय चूँकि हमारे परिवार संरचना इस तरह की है जिसमें बहुत ही घनिष्ठता है, तो उसमें बच्चों को माँ बाप का ये दबाव उनके व्यवहार में, उनके परफॉर्मेंस में परिलक्षित होता है। लेकिन इसके ये तो पहला हिस्सा हुआ जिसमें संस्कृति की भूमिका है, जिसमें हमारी संस्कृति में गणित पे बहुत ध्यान दिया जाता है, भाषाओं पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा फ़र्क है हमारी शिक्षा प्रणाली का। तो हमारी शिक्षा प्रणाली चूँकि अंग्रेज़ों से हमने मैकॉले के प्रयोगों के बाद या मैकॉले के प्रस्तावित शिक्षा तंत्र के बाद हमारा रटने पर और इम्तिहान में, परीक्षाओं में उत्तर देने के बाद अंक लाने पर ज़्यादा रहता है, बजाय विद्यार्थी की जो उसकी प्रतिभा है उसको निखारने का। जबकि विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश में विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका मिलता है। और तीसरा है जो एक तंत्र पूरे समाज का तंत्र है। तो जैसे विदेशों में शिक्षा का मैंने देखा कि वहाँ पर विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, आपको शायद ही कोई ऐसा विकसित विश्व का नागरिक मिलेगा जिसको अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कम से कम 1 या 2 भाषाएं और ना आती हों। दूसरा, अब हमारे यहाँ तो अगर आप अंग्रेज़ी हिंदी तो जानते हैं, अगर आप किसी विशिष्ट प्रादेशिक भाषा वाले क्षेत्र में रहते हैं, जैसे तमिल हैं या गुजराती हैं या पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तो वो भाषा आएगी। लेकिन विदेशी भाषा आपको आए ये कम होता है। बिल्कुल। और दूसरा, हर व्यक्ति को तैरना आता है। ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको तैरना नहीं आता। हमारे देश में अभी आप अगर जनगणना करें तो मैं समझता हूँ जो तटीय क्षेत्रों में या नदी के क्षेत्रों में या हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे नदी तालाब होते हैं, उसके अतिरिक्त आप लोगों से पूछेंगे तो ख़ासतौर से बहुत कम, मतलब 50% से ज़्यादा लोग। तीसरा, हर एक को संगीत आता है, कोई न कोई एक वाद्य यंत्र बजाना जानता है। चौथा, वो कोई न कोई एक खेल कूद में उसकी रुचि होती है। हमारे यहाँ उसके विपरीत अभी तक संस्कृति ये रही कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो उसका परिलक्षण ये है कि हम ओलंपिक में या विश्व के खेल जगत में हम बहुत जितनी बड़ी जनसंख्या है उस हिसाब से हम छाप नहीं छोड़ पा रहे। तो ये कुछ अंतर हैं। और विदेशी शिक्षा में विद्यार्थियों को अपने जो मूल उनकी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एमएससी कर रहा है मैथमेटिक्स में या कोई साइंस में बीटेक कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो अपनी ध्यान देता है। जबकि
दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर से विकसित विश्व में, मैंने देखा जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, मैं स्वीडन में, डेनमार्क में, यहाँ सब जगह विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ इटली में देखा है कि वहाँ वो लोग अपने विषय से इतर भी पढ़ सकते हैं। Okay. और अब वो NEP 2020 जो हमारा नया शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत हमने ये सारे समावेश किए हैं और ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति आई है, जिसके अंदर हम वैल्यू एडेड कोर्सेज भी कर रहे हैं, स्किल एनहांसिंग कोर्सेज भी कर रहे हैं वगैरह। मतलब वो अब संपूर्णता उस शिक्षा प्रणाली की देखने को मिल रही है जो कि उनके वहाँ शुरू से। तो जिस तरीके से अब आज की डेट में अगर बात की जाए तो चौथी अर्थव्यवस्था में हम पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने की तैयारी है, गवर्नमेंट लगातार तैयारी कर रही है शिक्षा को लेके। जैसे कि आपने बताया कि बाहर के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में, स्टडी कल्चर में कितना फ़र्क है, यहाँ पे क्या और बदलाव ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए? क्योंकि जैसे शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, तो क्या और बदलाव होने चाहिए ग्राउंड लेवल? देखिए, इस पर मैं बहुत बार इस पे बात करता हूँ। हमारे यहाँ शिक्षा, उच्च शिक्षा और इवन स्कूली शिक्षा में बड़ी लीनियरिटी है। लीनियरिटी का मतलब एक रेखीय मार्ग प्रशस्त होता है कि आपने स्कूल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, सपोज आपने साइंस ले ली, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या कंप्यूटर या कॉमर्स ले लिया या सोशल साइंस ले लिया, और आप उसी दिशा में फिर उसके हिसाब से आप या तो IIT की तैयारी कर लीजिए, या आप मेडिकल की कर लीजिए तैयारी, या आप CA की तैयारी कर लीजिए, या आप सिविल सर्विस। लेकिन इसके इतर हम कुछ नहीं सोचते, तो उसकी वजह से प्रयोग धर्मिता कम हो गई। दूसरा, हम अपने विद्यार्थियों को बहुत बहुत अभी ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद स्किल के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर ध्यान देना अब शुरू किया। जर्मनी में मैंने देखा वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं। वहाँ डुअल प्रोग्राम्स भी हैं, आप दिन में जो कोर्स कर रहे हैं करिए, शाम को उनके होते हैं। और या बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वो फोक्स शूले कहते हैं उसको, मतलब हाई फोक्स मीन्स पीपल, जैसे फोक्स वागन है, पीपल्स स्कूल। वहाँ आप जा कर के, अब जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बर है, अब वो स्किल जो है प्लम्बिंग का अपने पिता से सीख गया या किसी के साथ काम करके सीख गया, लेकिन उसके पास एक सैद्धांतिक ज्ञान या प्रायोगिक ज्ञान, एक वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा नहीं मिली। या कोई व्यक्ति मान लीजिए कारपेंटर है, या इसी तरह से कोई भी स्किल, एयर कंडीशनिंग का मैकेनिक है या इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, वो सारे स्किल्स शाम को वो क्लासेस लगती हैं। तो उस तरह का इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एकेडमिया वो बहुत देर अब शुरू हो रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि बच्चों को हम मल्टीपल विदेशी भाषाएं सिखाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक डेमोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेशियो, मतलब RFR कहते हैं उसको। किसी भी समाज को सातत्य के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए उसको 2.1 उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। 2.1 का मतलब पति पत्नी मिलकर के परिवार बनाते हैं, तो 2 लोग जब वो मर जाएंगे तो 2 और होने चाहिए। तो 2.1 इसलिए कहते हैं कि कभी कभी आपदा आती है, कैलेमिटी आती है, तो गांव के गांव साफ हो जाते हैं। तो 2.1 की ग्रोथ डेमोग्राफी मानती है, जनांकिकी शास्त्र कहते हैं हिंदी में। तो अब जैसे इटली है, जापान है, ऐसे जो विकसित देश हैं उनके वहाँ पर 1.48 रह गई है, मतलब बच्चे नहीं पैदा हो रहे। मेडिकल साइंस की वजह से उम्र बढ़ती जा रही है, तो पेंशन का बोझ, तो काम करने वाले की आयु मान लीजिए 18 वर्ष से हम माने और 60 वर्ष तक, तो काम करने वाली की आयु मुश्किल से 20 वर्ष से, वैसे होती नहीं 20 से 25 से माने, तो 35 साल वो काम करता है, और उसके बाद 35-30 साल और जीता है वो। तो जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से वहाँ पर उनको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है।
तो बाहर से अब देखिए रोबोट्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो उस स्तर पर मानवीय चिकित्सा है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, ये सारे काम करने के लिए उनको बाहर से लोग चाहिए। तो उसके लिए अगर हम अपने, हमारे पास जनसंख्या बहुत है, हमारी वी आर यंग पॉपुलेशन, तो हमको हमारे बच्चों को अगर विदेशी भाषा सिखाएं, और हमारी पढ़ाई लिखाई में अभी तक फोकस स्किल पे नहीं रहा। मैं लगभग 48 साल से उच्च शिक्षा में हूँ। बच्चे डिग्री होल्डर होते हैं, लेकिन उनको आप कोई काम बताएं किसी भी तरह का, तो वो जो उन्होंने पढ़ा है वो प्रायोगिक जीवन में उनके काम नहीं आता। आज आपने मान लीजिए एक एमएससी फिजिक्स कर लिया या एमए हिस्ट्री कर लिया, अब आप बैंक की नौकरी करने गए, तो बैंक की नौकरी में उसका कोई काम आप नहीं है। सिविल सर्विसेज में चले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको 12वीं कक्षा तक बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और हर विषय की देनी चाहिए। उसके बाद उसको स्किल देना चाहिए। हमारे अधिकांश लोग कंप्यूटर नहीं जानते, डिग्री प्राप्त कर लेते, वहाँ हर व्यक्ति कंप्यूटर्स, अब एआई का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और आप देखना बहुत जल्दी, जिस तरह से पुराने टेलीफोन, जो तार वाले टेलीफोन थे, वो अब रिडंडेंट हो गए, मतलब अब उनकी जगह नहीं रही। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। तो अब नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी में हमको उस चुनौती का, जो नई टेक्नोलॉजी की चुनौती है, जो नया विश्व उभर के आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके हिसाब से हमको तैयार करने के लिए हमारी नई पीढ़ी को उसी तरीके से इंडस्ट्री, एकेडमिया का इंटरलिंक और उनका आपस में एक तारतम्य बिठाना पड़ेगा। जैसे कि उच्च शिक्षा की बात की आपने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं इंडिया में? चुनौतियां तो बहुत हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ है कि एक तरीके का डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड। जैसे वो कहते हैं ना, भारत और इंडिया, मतलब एक शहर के विद्यार्थी को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सुविधाएं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या जनजातीय ट्राइबल एरिया में रहने वाले बच्चे को नहीं मिलती। बहुत सारे दुर्गम क्षेत्रों में आज भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अब खूब पैदा हो रही है, लेकिन और लगभग सब जगह तारें भी बिछ गई, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों, या तो प्रबंधन की समस्या है या कोई और है, लेकिन गांव में आज भी पावर कट होता है, आउटेज होता है, 4 घंटे 5 घंटे विद्युत नहीं आती, नेटवर्क आपका नहीं लगता है, ब्रॉडबैंड आपको, देखिए आज जितना ज़रूरत इस युग में आटे की है उतनी डाटे की है। तो डेटा और आटा करेक्ट सर, दोनों ही अब ज़रूरी हो गए हैं। बिल्कुल ज़रूरी। तो अब ये डेटा जो है लग्जरी नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकता बन गई। तो वो एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरीके से ग्रामीण बच्चों को, जो हालांकि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दे रही है, जिस तरीके से तेज़ी से हमारे सड़कों का, रेल का, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, लेकिन अभी भी वो समस्याएं हैं। और दूसरा ये है कि मैं कई बार इस बात पे अपने आप से सवाल करता था, हमको जो समृद्ध मध्यम वर्गीय लोग हैं, क्या हमको कभी अपराध बोध होता है जब हम अपने इर्द गिर्द विपन्नता देखते हैं, गरीबी देखते हैं, कि हम बहुत ही अच्छी एयर कंडीशन माहौल में रह रहे हैं, सुख सुविधा और संपन्न माहौल में रह रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार है जो कि संघर्ष कर रहा है जीवन की आवश्यकताओं के लिए। तो वो संवेदनशीलता मध्यम वर्ग में, गांव में आज भी है, लेकिन हमारे नगरीय मध्यम वर्ग में और उच्च वर्ग में शायद कहीं विलुप्त हो गई। तो मूल्यों का, भारतीय संस्कारों की पुनर्स्थापना की ज़रूरत है। एक दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था कि
हमारे मैं जर्मनी गया। मुझे उन्होंने जर्मन में उस समय मेरी आयु लगभग 29-30 साल थी। तो मैं ये सोचा करता था कि मेरे सेल्फ डाउट्स थे। मुझे लगा कि मैं कैसे इस बड़ी उम्र में भाषा बिल्कुल। सीखूंगा जो बिल्कुल नितांत नई है। लेकिन उनकी जो पेडागॉजी थी, जो उनका पढ़ाने का तरीका था, वो इतना बढ़िया था कि 3 हफ्ते में मुझे भाषा उन्होंने जर्मन इतनी सिखा दी। तो मैं सोचता हूँ कि हम बचपन से अंग्रेज़ी देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी मेरे बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में, वो अंग्रेज़ी के मामले में इतना संघर्ष करते हैं क्योंकि इतना हौवा बना हुआ है। उसका कारण बच्चों का दोष नहीं है, उसका कारण है मूलतः जो बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से अगर हम अपनी जो पढ़ाने की पद्धति है, इसलिए एनईपी 2020 बहुत कारगर है। आपके समय में और अभी के समय में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? बहुत। अब तो भविष्य की करियर की संभावनाएं असीमित हो गई हैं। हमारे समय तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, वकील बन जाओ, इसके अलावा कुछ था नहीं। आज आप डिज़ाइन में, तो अब वो एक जैसे एक कोर्स होता है बी डैश यूएक्स यूआई, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, या जैसे एनिमेशन का कोर्स कर लीजिए, मास मीडिया में चले जाइए, इतने सारे कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया में इतने मतलब पूरे कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट का कोर्स आप कर सकते हैं, आप ग्राफिक वीएफएक्स का, और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसी तरीके से लॉ में आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, फॉरेंसिक साइंसेस के कोर्सेज हैं, और मेडिकल साइंस में आजकल तो वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग डॉक्टर आई एम टॉकिंग, बहुत सारे नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मतलब मैं रोबोटिक्स, एवियोनिक्स, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे क्षेत्र खुल गए। तो जैसे कि करियर कोई व्यक्ति चुनता है, कोई बच्चा करियर चुनता है और बाद में लगता है कि शायद उसने गलत पाथ चुन लिया है। तो अब वो क्या करे, उसके लिए कुछ गाइडेंस? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझसे बहुत सवाल बच्चे पूछते हैं क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा सिस्टम, शिक्षा प्रणाली अभी तक ऐसी रही कि अगर आपने सपोज़ एक लाइन चुन ली, तो आपको फिर उसी गंतव्य पे पहुंचना पड़ेगा, भले ही आपकी रुचि हो, आप उसमें सफल हों या ना हों, आप लाइन नहीं बदल सकते। लेकिन वस्तुतः अब एनईपी 2020 ने इसकी संभावनाएं दी हैं, और अब आप मिड करियर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, बीएससी किया, उसके बाद मैं समाजशास्त्र में आ गया और मैं अध्यापन में आ गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है रुचि। आप वही विषय पढ़ें, वही क्षेत्र में जाएं जिसमें आपकी रुचि हो, और आप अगर शिद्दत से मेहनत करें, अगर आप बहुत ईमानदारी से, एक बहुत पुराना एक नॉवेल है अंग्रेज़ी का, पोलो कोएल्हो का, उस डायलॉग को हिंदी फिल्म में लगा दिया तो लोग उस हिंदी फिल्म से जोड़ने लग गए। वो ओरिजिनली उसका है ओके। कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से कोशिश करें तो सारी कायनात जुट जाती है आपको दिलाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं उस पोलो कोएल्हो के उस बात का बहुत ही कायल हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदारी से प्रयास करे तो वो अपनी मंजिलों को पा सकता है। और हर क्षेत्र में संभावनाएं, स्टार्टअप्स अब खुलने लगे। आप अपने स्तर पर, बजाय आप किसी की नौकरी करें, आप 50 लोगों को नौकरी दीजिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। उसके लिए फोकस होना चाहिए। और ये जो रटंत पद्धति है, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट। अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? इसका मेरे पास अक्सर एक तर्क होता है और उसके आगे लोग निरुत्तर हो जाते हैं। ओके। एक समय था जब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे स्कूल होते थे और प्राइवेट स्कूलों को लोग, अवॉइड करते थे। मैं जब पढ़ रहा था तो प्राइवेट स्कूलों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है,
आप किसी गरीब आदमी से भी बात करेंगे, मजदूर से, वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि वो छवि बदल गई। और यही स्थिति बहुत जल्दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल रही हैं, यही स्थिति बहुत जल्दी इन यूनिवर्सिटीज़ की होने वाली है, जब लोग सरकारी विश्वविद्यालयों से हटके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे। अब देखिए आप, लगभग 2009-10 में 436 विश्वविद्यालय थे इस देश में। आज लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं। मतलब आप देखिए 15 साल में दुगने हो गए, और इसमें अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक से एक अच्छी। अब तो जो पद्धति है, नेक एक्रेडिटेशन, NIRF की रैंकिंग है, NBA की रैंकिंग है, तो बहुत सारा अब प्राइवेट निजी क्षेत्र में, मैं मेरे विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि बहुत ही अभिनव नूतन प्रयोग किए जा रहे हैं। बच्चों के प्रति जितना ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरह से उन बच्चों के करियर पाथ में योगदान दिया जा रहा है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और जिस तरीके से एक पर्यावरण, एक नया पर्यावरण जो कि नए कोर्सेज को के लिए बहुत ही इनोवेटिव है, वो एक मैं बहुत ही आशान्वित हूँ उसके लिए। बिल्कुल सर। सर, शैक्षणिक मानकों को अगर बरकरार रखें, इसके साथ साथ छात्र नामांकन और विविधता को बढ़ाने में कार्य करें, तो दोनों को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, नामांकन और शैक्षणिक, आपने क्या कहा, शैक्षणिक मानक जी, ये दोनों आपस में, इसमें कोई विभेद नहीं है। अगर आपके शैक्षणिक मानक अच्छे होंगे तो नामांकन अपने आप अच्छा होगा, बच्चे अपने आप आएंगे। आप मुझे बताइए, जिस हलवाई की मिठाई अच्छी होगी वो ज़्यादा बिकेगी, या जिसकी हलवाई की मिठाई खराब होगी वो ज़्यादा बिकेगी? अच्छी होगी सर। अच्छी होगी ज़्यादा। तो जिसके शैक्षणिक मानक अच्छे होंगे। लेकिन अभी समस्या क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं है, आप एक जो उच्च शिक्षा का केंद्र है, निजी विश्वविद्यालय, उसको आपने खोल दिया, अब उसको कह दिया आपको 30 एकड़ ज़मीन चाहिए। भाई 30 एकड़ ज़मीन मिलती कहाँ है आज? करेक्ट। अच्छा, अब वो जाके गांव में खोलेगा, क्योंकि 30 एकड़ ज़मीन तो वहीं मिलेगी। राइट। ठीक है। अब वो 30 एकड़ ज़मीन को प्राप्त करने में उसको 5 साल लग जाएंगे। कोई अगर व्यक्ति बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नोबल आइडियाज़ के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, मिशन, जैसे वनस्थली विद्यापीठ या बिट्स पिलानी खोला गया, वैसे कोई खोलना चाहे तो गांव में जाके मिलेगी ज़मीन। फिर गांव में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, केबल नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, डेटा नहीं है। अच्छा, अब वहाँ आप पहुँच गए, अब आपकी इतनी रेगुलेटरी नियामक संस्थाएं इतनी दमघोटू प्रणाली से चलती हैं, फैसिलिटेशन कम है और नियामक और नियंत्रण ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि इसमें जो एक संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए, और निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि वो जितना बच्चों तक पहुंच सकते हैं और जिस तरह से अपने शैक्षणिक, हाँ, एक्रेडिटेशन वो बहुत ज़रूरी है, जो NAAC का, NIRF का, NBA का। तो एक्रेडिटेशन एक ऐसी एक ऐसी पद्धति है जिसके कारण प्रत्यायन जिसको बोलते हैं, और मूल्यांकन, एवेल्युएशन, असेसमेंट, NAAC वगैरह, तो उसके माध्यम से आप शैक्षणिक मानक अच्छे रखेंगे। और वैसे भी देखिए, NEP 2020 का उद्देश्य है कि हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक पहुंचाना है। राइट। वो जब ही संभव होगा जब आप इन क्योंकि देखिए, भारत को अगर चीन के साथ दौड़ लगानी है, विश्व में विश्व गुरु बनना है, तो हमको इनोवेटिव इकोसिस्टम, जिसमें हम बच्चों को उन्नयन के लिए प्रोत्साहित कर सकें, वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को हम नूतन प्रयोग और अपने क्षेत्र में नए उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकें, तो तभी संभव होगा जब आप
इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सर, कैंपस में बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर होता है, मेंटल हेल्थ और स्टडी दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं चूँकि राजस्थान से आता हूँ और मैं प्रायः अखबार में पढ़ता हूँ कि कोटा में आत्महत्याएँ की, आत्महत्या हो पिछले जाती। 1 साल में शायद 14 आत्महत्याएँ हो गई हैं। कोर्ट ने भी चिंता जताई है, सरकार भी चिंतित है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन में सुनिश्चितता किसी भी चीज़ की नहीं है। ओके। पूरी जीवन जो है, या मैं कहूँगा ये अनिश्चितता से ही बनता है, और जीवन का जो वाइब्रेंसी है या जो उसका मूल मंत्र है वो अनिश्चितता में। अगर सब कुछ सुनिश्चित हो जाए तो जीवन बहुत बोरिंग हो जाएगा, फिर कोई उन्नयन भी नहीं होगा, बिल्कुल। कोई नया चेंज नहीं होगा, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं होंगे। बच्चों पर इतना दबाव नहीं होना चाहिए कि वो हर समय उनको आईआईटी में ही जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एक। दूसरा, जो मैंने कहा ना पेडागॉजी में, जैसे मैं बचपन में अच्छा विद्यार्थी था, और मेरे 2 मूल मंत्र थे जो आजकल आप बच्चों को पूछो, वो पढ़ाई को क्या है काम की तरह से लेते हैं। उसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे, और उसके बाद इम्तहान के बाद आप पूछो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भूल जाएंगे। मुझे आज भी पीरियोडिक टेबल याद है, जबकि मैंने सोचिए 74 में बीएससी किया था, तो उसके बाद तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, साइंस पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है। क्योंकि अगर आप रुचि लेके पढ़ेंगे, देखिए एक बच्चा फिल्म देखने जाता है, राइट। वो फिल्म तो उसको याद रहती है, उसकी कहानी, लेकिन जो किताब में पढ़ा उसको भूल जाता है। तो भूल इसलिए जाता है क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। तो रुचि जागृत कैसे होगी, इसका भी मेरे पास एक इलाज है। बिल्कुल सर। क्या है कि देखिए, आधी दुनिया गणित से डरती है, मैथमेटिक्स के नाम पे लोगों को पसीना आ जाता है, परंतु आप उन लोगों को सोचिए जो एमएससी मैथ्स, पीएचडी मैथ्स करते हैं, मैथ्स के प्रोफेसर या स्कूल टीचर हो जाते हैं, तो भाई वो मैथ्स कैसे पढ़ते हैं? उसका कारण ये है कि आप अपने जीवन में झांकिए, मैं अपने जीवन में झांकूँ। हमने कोई विषय चुन करके उसी में आगे जीवन आगे बढ़ाया, इसका मतलब हमको बचपन में ऐसा कोई अच्छा शिक्षक मिला था जिसने उस विषय में रुचि जागृत की। बिल्कुल। यदि आपको शिक्षक खराब मिला तो आपको उस विषय से अरुचि हो जाएगी, आप उसे डरने लगोगे। राइट। तो हमारी शिक्षण तंत्र, पेडागॉजी और टीचर्स, देखिए आज हमारे समाज में शिक्षक के ऊपर, शिक्षक को बहुत मैं कहूँगा कि उसका स्तर कम है। उसको महत्व दीजिए। देखिए, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग होते हैं, माँ और टीचर, गुरु। और दुर्भाग्य से जो अभी वर्तमान हमारी व्यवस्था है भारत में, वो मैं प्राचीन भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ माँ और शिक्षक, उनको सिर्फ हम लिप सिंपैथी, वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना देते हैं, और माँ ही भगवान है वो कह देते हैं, बस कहानी खत्म। आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस पे ही सब बस सिमट कर रह गया, वहीं हो जाता बरवली है। भी नहीं बोलते हाँ, हैं। लेकिन वस्तुतः आप देखिए, जर्मनी में मैं था, वहाँ वो एक जर्मन भाषा में तो नहीं कहूँ, अंग्रेजी, वो वहाँ एक कहावत थी जर्मन भाषा कि जब एक प्रोफेसर चलता है तो धरती हिलती है। तो इतना मान सम्मान प्रोफेसर को। मुझे लोगों ने, जब मैं वहाँ गया, मकान किराए पे लेना था, मैं अपने परिवार के साथ गया था जब शोध करने, तो मुझे जो मेरे मित्र, जर्मन मित्र थे, उनने कहा किसी को ये मत बताना कि आप जयपुर में, भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैंने कहा क्यों? बोले वो आपसे किराया ज़्यादा मांग लेंगे। क्योंकि वहाँ के शिक्षक जो हैं, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, वो बहुत ज़्यादा सम्मान और वेतन पाते हैं। तो हमको अपने, अगर देखिए आज सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अजय बंगा, आप इनकी बात करते हैं तो ये इसलिए हैं क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत शिक्षा प्रणाली के, लेकिन अगर आप इसको आगे तक ले जाना चाहते हैं
तो आपको अपने शिक्षकों को, आपको अपनी निजी विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को, इनको महत्व देना हो। बच्चों को जो स्ट्रेस होता है और जिसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए देखिए, एक तो उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनसे बात करने का कोई माध्यम नहीं है, उनका जीवनचर्या जो 2-4 साल की होती है, जब खास तौर से स्ट्रेस का होता है, एग्ज़ाम का, जब मोदी जी जैसे कर रहे हैं मन की बात, लोगों से बात करवा रहे हैं, बच्चों की बात करवा रहे हैं, तो बात करने से मन का जो तनाव है वो बाहर आता है। दूसरा, मैं बच्चों को आज एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सीखने के लिए, यदि आपको किसी विषय को सीखने में बहुत तकलीफ हो रही और आपको 8 घंटे लग रहे हैं, उसका मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, 2 घंटे में आपको या 1.5 घंटे में। मैं जब पढ़ता था तो मुझे जो सबसे मुश्किल विषय लगता था, उसके लिए मैं क्या करता था, मेरे साथी जो थे, जो मुझसे थोड़ा कम इंटेलिजेंट थे या कम मेहनत करते थे, मैं उनको पढ़ाता था, अनौपचारिक रूप से उनका शिक्षक बन जाता था। और वो उनको लगता था कि यार एक ब्राइट लड़का है, हमारा मित्र है, वो हमको पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ते थे। उस प्रक्रिया में मुझे मेरा विषय जो डिफ़िकल्ट था वो आसान लगने लगता था और याद हो जाता था। और ये तकनीक मैं समझता हूँ, मतलब क्या प्रतिद्वंदिता का ज़माना है ना, तो बच्चे लोग क्या एक दूसरे से शेयर नहीं करते। अगर ये प्रथा अगर करेंगे तो मानसिक तनाव भी कम होगा, क्योंकि आप 4 दोस्तों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक सामाजिकता बढ़ेगी, आप आपस की घनिष्ठता बढ़ेगी, तो आपकी चिंताएं कम होंगी, आपको विषय भी याद हो रहा है और वो 4 विषय बच्चों का भी भला हो रहा है। और फिर उसमें कई ऐसे सवाल उठेंगे जो आपने नहीं सोचे, क्योंकि वो जो आपके बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके मित्र हैं, वो आपको पलट के पूछेंगे, आपको पता चलेगा अरे ये मैं समझता था, मुझे आ गया लेकिन आया नहीं है। तो ये एक टेक्निक है। देश में लैंग्वेज वॉर इस समय देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है मराठी को प्रेफरेंस दो, कोई कन्नड़, मतलब अपनी अपनी भाषा। जहाँ एक और हम हिंदी पे फोकस कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट खुद हिंदी पे फोकस कर रही है, सारी चीज़ें हिंदी में होती है। हालांकि ऑफिशियली तौर पे वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं राजभाषा के तौर पे, और वो इस्तेमाल हो रही है। बाहर के देशों में कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या वहाँ पे ये जो अलग अलग डाइवर्जन्स हो रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, उसका इम्पैक्ट बाहर पड़ेगा या हिंदी इंग्लिश का इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं दुबई गया, कई बार गया हूँ, यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजा, तीनों जगह गया हूँ। वहाँ पर मैं एक टैक्सी की, मैंने मेरे परिवार के साथ था, तो जो टैक्सी चालक था, अच्छा, मैंने महसूस किया, मैं दुबई में शुरू में सबके साथ अंग्रेजी में ही बात कर रहा था, मुझे लगता था कि ये लोग हिंदी नहीं समझेंगे, पर बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ कि यूएई में लोग अंग्रेजी नहीं समझते। ओके। तो मुझे झक मार के हिंदी बोलनी पड़ी और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ अधिकांश लोग हिंदी समझते। फिर मैंने एक टैक्सी की, तो टैक्सी चालक जो था वो शक्ल से, चेहरे मोहरे से भारतीय नहीं लग रहा था, लेकिन हिंदी में बात कर रहा था और गाने भी हिंदी चला रहा था। तो उसके बाद उत्सुकतावश मैंने उससे पूछ लिया, भाई तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा मैं ईरान का हूँ। तो मैंने कहा आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे जानते हो? बोले साहब, दुबई में नौकरी करनी है तो हिंदी आनी चाहिए, पहली बात थी। दूसरी चीज़, भारतीय फिल्मों ने जो भाषा को बाहर तक प्रसारित किया, और अब आईपीएल आ गया है, ये विदेशी सारे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, रहते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने। करेक्ट। तो सॉफ्ट पावर भारत की योगा, हिंदी, भारतीय भोजन, भारतीय संस्कृति, क्रिकेट, फिल्म्स, तो ये सब। लेकिन जो आपने समस्या की लैंग्वेज वॉर, देखिए यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, उसमें 3 भाषाएं, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जिनेवा में फ्रेंच बोली जाती है, डोमोडेज़ेला में जो उसका ईस्टर्न साउदर्न पार्ट है स्विट्ज़रलैंड का, जो इटली से लगा हुआ है, वहाँ पर इटालियन बोली जाती है, और ज्यूरिख में जर्मन बोली जाती है। तो वहाँ क्या है, लोग अन्य भाषाएं सीखते हैं। हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए। भाई, राजस्थान में आप क्यों नहीं बंगाली सीख सकते हैं, तमिल सीख सकते हैं, मलयालम सीख सकते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल ज्ञान है ना ये तो।
और बचपन से। और मैंने वहाँ जर्मन भाषा जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया कि 8 से 12 साल 13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो एक साथ 4-4 5-5 भाषाएं सीख सकते हैं। जिस दिन आप ये करने लगेंगे ये लैंग्वेज वॉर ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए हिंदी तो विश्व भाषा बनेगी जब जैसे जैसे भारतीय डायस्पोरा हिंदुस्तानी बाहर फैलेंगे और भारतीय आर्थिक शक्ति मजबूत होगी। मेडिकल टूरिज्म में इतने लोग आ रहे हैं, तो क्रिकेट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ये सब फिल्में। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर हम मल्टीपल भाषाओं पर ध्यान देना शुरू करें, उन्हें सीखना शुरू करें, तो ये लैंग्वेज वॉर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, आप निजी संस्थानों के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का आगे का आपका क्या प्लान है? मैं जब तक शरीर और मन से, माने मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, इस योग्य हूँ, मैं 70 साल से ज़्यादा आयु हो चुकी है मेरी, तो मैं निरंतर उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को मदद करता हूँ। मुझसे आज भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स मुझसे सलाह लेते हैं, स्कूल के बच्चे सलाह लेते हैं, कोई भी मुझे। और हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है, जो ये पूरा मंच है, वो इतना अच्छा है। मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं तो तनाव मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट द वे दिस यूनिवर्सिटी इज़ वर्किंग। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो देश की अग्रणी विश्वविद्यालय होगी। राजस्थान की तो पहले ही हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह से वो शिक्षा में नूतन प्रयोग धर्मिता कर रही है, आई एम श्योर। जी बिल्कुल। जाते जाते छात्रों के लिए कोई संदेश या सुझाव? हाँ, एक संदेश, बिल्कुल, जो मेरा आदर्श वाक्य है, जो अंग्रेजी में लिखा है, उसको हिंदी में भी समझा दूंगा। टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग इज एज एसेंशियल एज टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। यानी कि कुछ विशेष क्षेत्र के बारे में तो आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं समाजशास्त्र का टीचर रहा हूँ, तो मुझे समाजशास्त्र पूरा आना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में भी आना चाहिए, संगीत के बारे में भी आना चाहिए। टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग इज एज एसेंशियल एज टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आना चाहिए और रुचि होनी चाहिए। देखिए, ये नॉलेज, एजुकेशन, ज्ञान, ये सब एक भूख की तरह से होना चाहिए। जैसे आपको बिना खाए पेट नहीं भरेगा, ऐसे पेट की नहीं, मन की और मस्तिष्क की भूख वो जिंदा रखनी है। यही मेरा संदेश। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। मुझे बुलाने के लिए आभारी हूँ मैं। और आपने तमाम अपनी जर्नी के साथ साथ बहुत सारे विषयों पे आपने चर्चा की और अपने जो है विचार व्यक्त किए, और लोगों को, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी लैंग्वेज वॉर, और अपने जो स्टडी कल्चर है, एजुकेशन कल्चर है, उसके बारे में आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने तमाम विषयों पे चर्चा की, कल्चर को समझाया, एजुकेशन कल्चर फॉरेन में और इंडिया में किस तरह से काम कर रहा है, इंडिया में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, छात्र अपने स्टडी और मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तमाम विषयों पर चर्चा की। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ये पॉडकास्ट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। आगे किस विषय पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण। नमस्कार।